नमस्ते दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। पिछली कक्षाओं में हमने प्रेरण, स्वप्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्य प्रेरण के बारे में समझ लिया है, पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। मुझे थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो बताऊं तो क्या होता है ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जो आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है ना। तो जनरली जो होता क्या है, सबसे बेसिक और सबसे ब्रॉड इसका यूज जो है कि जब पावर सप्लाई यानी एसी करंट जनरली एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा जहां प्रोड्यूस की जाती है, और तो इसको बहुत दूर दूर तक लाना रहता है। जैसे आपके घरों, आपके गांव तक पता नहीं कहाँ पावर प्लांट है और कहाँ से सारी सप्लाई आपके घरों तक आ रही है, इतनी दूर उसको ट्रेवल करना है। तो तात्पर्य ये है कि सबसे जो जरूरी ट्रांसफार्मर का जो आवश्यकता थी उसकी सबसे अधिक, वो इसलिए थी कि पता नहीं कहाँ हमारा पावर प्लांट है और उस पावर प्लांट से बहुत दूरों दूरों तक लाइट को हमको क्या करना है, तार की सहायता से ट्रेवल कराना है, यानी ट्रांसमिट करना है उसको। तो वायर का तो एक रेजिस्टेंस होता है ना, जो भी वायर है उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो और रेजिस्टेंस है तो हमें क्या लगता है कि रेजिस्टेंस है तो वायर में हीट, अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट किस फॉर्मूले से प्रोड्यूस होती है, H=I²RT के फॉर्मूले से हीट प्रोड्यूस होती है। यानी I की द्वितीय घात यानी I² पे डिपेंडेंसी है इस हीट की। तो जो दिक्कत थी ना कि जो पावर प्लांट से धारा प्रोड्यूस हो रही है, वो जितनी भी धारा है अगर उसको मैं वैसे ही लेके आने लगूं, उसको वैसे ही ट्रांसमिट करने लगूं, तो वो धारा अगर ठीक ठाक बड़ी है तो हीट का बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमको हीट मिल जाती है। यानी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, रास्ते में ही हीट के रूप में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये I² की डिपेंडेंसी है। तो मैं यहाँ मेरा उद्देश्य था ना कि धारा यहाँ से प्रोड्यूस जो भी हो, उस धारा के मान को मैं कम करूं, और धारा के मान को मैं कम करूं तो उसके लिए मेरे पास एक डिवाइस थी जिसको मैंने ट्रांसफार्मर नाम दिया। वो क्या करता था, धारा के मान को कम कर देता था और क्या बढ़ा देता था, वोल्टेज बढ़ा देता था। तो जो सबसे बेसिक काम ट्रांसफार्मर का है वो ये है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर प्लांट से जब लाइट हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई मुझको मिलती है तो उसको मैं ट्रांसफार्मर में ले जाता हूँ। ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट का मान कम करता है और वोल्टेज का मान बहुत बढ़ाता है। और वोल्टेज का मान बहुत बढ़ाने से तात्पर्य यह है कि वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है। तो करंट जितना कम रहेगा, उसकी सप्लाई में जो वायर की रेजिस्टेंस है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उतनी कम होने वाली है, क्योंकि रास्ते में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो I²RT के फॉर्मूले से प्राप्त होती है। और यानी I² यानी I का मान जितना कम होगा, हीट उतनी कम प्रोड्यूस होने वाली है। सबसे जो हमारा जो मूल ध्येय था वो ये था कि I के मान को मैं कम करूं ताकि नुकसान मेरा रास्ते में हीट के फॉर्म में कम हो। ठीक है ना। फिर आपके गांव के बाहर फिर से जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, फिर उसके बाद आपके घरों में लाइट जाती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने पावर प्लांट से तो जो वोल्टेज है बहुत बढ़ा के उसको पारगमित कर लिया इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जब आपके घर में लाइट जो है, वो बल्ब जो है, उसकी तो कैपेसिटी नहीं है उतने वोल्टेज को सहने की। उसको ऐसा थोड़ी कि मैं मेन सप्लाई से तुरंत ला दूंगा, तो नहीं। इसलिए आपके गांव के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, फिर अब वो क्या करते हैं, वोल्टेज का मान कम करते हैं। यानी वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर का दोनों यूज है, वोल्टेज का मान घटाने में और वोल्टेज का मान बढ़ाने में। ये क्यों किया जाता है, मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी। जो नुकसान होता है रास्ते में हीट के फॉर्म में, वो डिपेंडेंसी किसकी है, I² के फॉर्म में। यानी जो नुकसान होता है वो किस पर निर्भर करता है, धारा के मान के द्वितीय घात के पर निर्भर करता है। यानी धारा का मान हमारी जो कोशिश है कि धारा का मान जितना कम रहेगा उतना नुकसान कम होने वाला है, क्योंकि I² फॉर्म में डिपेंडेंसी है इसकी। तो इसलिए मैं धारा के मान को कम करने का प्रयत्न करता हूं कि नुकसान कम हो। ठीक है। तो जब कम करता हूं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, तो उससे कोई खासा मुझको नुकसान मिलता नहीं। तो मैं क्या करता हूं, वोल्टेज बढ़ा लेता हूं, धारा का मान कम कर लेता हूं, उसको नुकसान कम मिलने लगता है। लेकिन फिर दिक्कत आती है कि मैं फिर जब हमारे गांव में लाइट आ जाती है तो मैं उसको डायरेक्ट आपके घर के पावर सप्लाई से नहीं दे सकता, क्योंकि वो वोल्टेज बहुत हाई है।
कोई डिवाइस जला लगाएंगे वो जल जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो मैं फिर उसको ट्रांसफार्मर, एक अलग प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा के मैं उस वोल्टेज को फिर कम करता हूं और फिर धारा का मान यानी वहां थोड़ा सा बढ़ता होगा और एक प्रॉपर वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे हमारी डिवाइसेज ऑपरेट करती हैं, जनरली चल जाती हैं, उस वोल्टेज को मैं अपने गांव के बाहर जो लगे ट्रांसफार्मर है उससे हमको मिलता है और हम उसका उपयोग कर पाते हैं। तो जनरली जो बेसिक यूज आपको समझ में आया कि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता की कि जो एसी सप्लाई है उसको बहुत दूर तक ट्रांसमिट करना है, तो वोल्टेज बहुत हाई करने में लाभ है। वोल्टेज हाई कर देंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा और कम हो जाएगा तो हमारा जो हीट के फॉर्म में नुकसान है वो कम होने वाला है। और फिर जब उसको आवश्यकता जहां उसको फिर आवश्यकता है वहां मैं फिर उस वोल्टेज के मान को वोल्टेज यानी विभवांतर के मान को मैं क्या कर लूंगा, कम कर लूंगा विभव के मान को, पोटेंशियल डिफरेंस के मान को, और मैं अपने डिवाइसों को वहां से चला लूंगा। तो जो बेसिक था वो ट्रांसफार्मर का यूज था। और ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे वोल्टेज को कम कर देता है। तो भी आप जस्ट पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में नहीं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है प्रेरण। क्या पढ़ा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसमें जो अन्योन प्रेरण था, क्या पढ़ा था आपने? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या पढ़ा था? म्यूचुअल इंडक्शन। बेसिकली ट्रांसफार्मर इसी के सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, यानी अन्योन प्रेरण पर काम करता है। कैसे काम करता है कि मान लीजिए हमारे पास जो सप्लाई है, हमने कहा कि ठीक है हमारे पास सप्लाई है, इससे हमने क्या किया, एक कुंडली को जोड़ दिया, ठीक है। और इसके पास में मैं दूसरी कुंडली लाता हूं, ठीक है, दूसरी कुंडली लाता हूं, ठीक है। और मैं इसको फिर से अपने वोल्ट मीटर या किलोमीटर या जिससे भी जोड़ देता हूं, ठीक है ना। तो जो मैं जानता हूं कि इसमें आई करंट फ्लो कर रही हो और इसमें वोल्टेज V1 हो, ठीक है, V1 या E1 मैं कर लेता हूं, चलो इसमें वोल्टेज क्या है, E1 है, ठीक है ना, E1 है, ठीक है ना, या V से मैं भी दिखा सकता हूँ, किसी हिसाब से दिखाएं। तो हम जो जानते हैं कि जो ये क्वाइल है, यानी जो ये इंडक्टर है, जो उसको इंडक्टर देख रहा है, इसमें जो विभवांतर आने वाला है वो क्या आने वाला है, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। क्या आने वाला है? डी फाई अपॉन डी टी आने वाला है। तो ये इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया हमारा प्राइमरी क्वाइल, ये हो गया हमारा सेकेंडरी क्वाइल। तो डी फाई अगर मैं E1 का लिख रहा हूं तो ये क्या मिला, डी फाई पी, यानी प्राइमरी क्वाइल का डी फाई पी, ठीक है। हमने कहा इसमें N फेरे हों, यानी N1 फेरे हों इसमें, तो हमने कहा कि चलो यहाँ N1 लगा लेते हैं। ये हमने पढ़ चुका है कि इस तरह का मैं व्यंजक यहाँ लिख सकता हूँ कि जो विद्युत वाहक बल होता है पहली वाली कुंडली में वो क्या होने वाला है, माइनस N1 डी फाई पी अपॉन डी टी होने वाला है। चूंकि इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी और इस वाले से भी जा रही होंगी, तो यदि इसके मान में परिवर्तन हो रहा होगा तो इसमें भी फ्लक्स परिवर्तन होगा, और इसमें होगा तो इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और ये जो होगा इसमें विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, तो इसको मैं लिखूंगा E2 इक्वल टू माइनस N2 डी फाई एस अपान में डी टी, ठीक है, डी फाई एस अपान में डी टी। चूंकि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जो माइनस है उसको इग्नोर कर सकते हैं और मॉड की तरह हम इसको ले सकते हैं, और इसके बाद जो डी फाइव पी और अपॉन डी टी है, यानी दोनों जो फ्लक्स प्राइमरी क्वाइल से निकल रहा है वही सेकेंडरी क्वाइल में जा रहा है। यानी अगर मैं बाहर 6 फ्लक्स का नगण्य मान लूँ तो दोनों फ्लक्स जो है बराबर हैं। अब हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से भाग देते हैं तो मुझको क्या मिलने वाला है, E1 अपान में E2 इक्वल टू E1 अपान N1 अपान में N2। क्या मिलने वाला है, E1 अपान N1 अपान में N2, ये डी फाई
अपान में dt अपान में डी फाई अपान में dt। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसको मिला के E1 अपान में E2 इक्वल टू N1 अपान में N2, यानी मैं E1 का मान निकालूंगा तो N1 अपान में N2 E2 मिलेगा। इससे क्या मिला ना कि मैं N1 और N2 के मान को कम और अधिक करके E1 और E2 को अपने इच्छा अनुसार बदल सकता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या कि जो फेरों एक ही को हम देखें कि E का मान क्या है N डी फाई अपान dt है, तो कहने का तात्पर्य और E2 का मान N2 डी फाई अपान dt है। यदि मैं कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर मैं इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दूं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी तो दोनों में सेम है डी फाई अपान dt और ये अप्लाइड धारा I पे ही निर्भर करने वाली है। तो अगर मैं n की संख्या बढ़ा दूं तो इस वाली सर्किट से अधिक वोल्टेज इसमें हो जाएगा और इस वाले में n का मान इसके अपेक्षा कम कर दो तो वोल्टेज कम हो जाएगा। और दोनों अपने इच्छा अनुसार मैं कर सकता हूं। यदि मुझको वोल्टेज बढ़ाना रहेगा तो मैं सेकेंडरी कॉइल में क्या करूंगा, फेरों की संख्या बढ़ा दूंगा। अगर मुझको वोल्टेज घटाना होगा तो मैं सेकेंडरी कॉइल में यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या घटा दूंगा। तो सबसे अहम बात ये कि इसके बीच में मैं क्या रखता हूँ ना, नर्म इस्पात की प्लेटें रखता हूँ जिसको आप कोर कहते होंगे। वो क्यों रखते हैं तो इसका बहुत बेसिक कारण है। वो ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इससे निकल रही है वो तो हर तरफ जाएंगी, हर डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो इसीलिए मैं इनके बीच में क्या रखता हूँ, नर्म इस्पात रखता हूँ, सॉफ्ट आयरन रखता हूँ। और सॉफ्ट आयरन इसलिए रखता हूँ कि सॉफ्ट आयरन अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को एक अच्छा पाथ प्रदान करता है, एक अच्छा पाथ। यानी वो इस इधर जाने से ज्यादा प्रेफरेबल उस नर्म इस्पात में से होने की कोशिश करेंगी, और जब नर्म इस्पात से होकर जाएंगे तो उस सामान्यतः दूसरे वाले कॉइल से होकर गुजरेंगी। और हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन जो प्रोड्यूस हो रही है पहले वाले कॉइल से, वो यदि दूसरे वाले से ज्यादा जाएंगी तो ऊर्जा का नुकसान यानी जो हमारे पास एनर्जी लॉसेस होने वाले हैं वो कम से कम होने वाले हैं। और मैं पूरी तरह से इस एनर्जी को इस वाले कॉइल में उपयोग में ले सकता हूं। तो जो सबसे बेसिक जो था कि यहाँ जो मैं सॉफ्ट आयरन की जो प्लेटें लगा रहा हूँ जिसको आप कोर नाम से कहेंगे, सॉफ्ट आयरन ना, वो इसलिए लगाता हूँ क्योंकि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो उसे पाथ चयन करना हो तो वो सामान्य एयर स्पेस में चलने से अच्छा उससे अच्छा वो प्रेफर करती है सॉफ्ट आयरन में गुजरना, ठीक है ना। क्योंकि उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो ठीक ठाक होती है, वो अनुकूल होती है किसके लिए, परमिएबिलिटी यानी μ0, ठीक है ना। वो जो होता है म्यू का मान वो सॉफ्ट आयरन के लिए ठीक होता है। और उससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसमें आसानी से चल सकती है। तो जैसे करंट या प्रकाश दोनों वो पाथ कवर करते हैं जो उनके लिए आसान रास्ता हो, जिसमें उनको कम कष्ट हो। तो इसलिए इसमें सॉफ्ट आयरन की प्लेटें रखते हैं जिसमें उनको कम कष्ट होता है। और अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, उससे पास होती है। और जब उससे पास होंगी तो जो हमारा उद्देश्य होगा कि इधर जो फालतू की लाइनें इधर आने वाली है वो कम से कम आएंगी। फिर भी इसकी दक्षता इस पूरे जो हमारे पास ये असाइनमेंट है इसकी पूरी दक्षता 100% नहीं होती है, लेकिन इसकी दक्षता ये कोर लगा के मैं लगभग अधिक से अधिक बढ़ा सकता हूं। और इस केस में लगभग 80 से 90% इसकी क्या हो जाती है, दक्षता हो जाती है। तो सब जो ये नर्म इस्पात होगा वो क्यों लगाया जाता है आपको बेसिकली समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक दिशा प्रदान करता है। यानी कहने का तात्पर्य इधर भटक की जो रेखाएं आ रही होंगी, आनी चाहिए, वो कम से कम आएंगी और वो उस नर्म इस्पात की तरफ अट्रैक्ट होंगी, एक तरह से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चलने के लिए मैं कहूं तो चलने के लिए उन्हें ऑप्शन दिया जाए तो वो फ्री एयर में यानी ऐसे सामान्य एयर में चलने की अपेक्षा नर्म इस्पात में चलना अच्छा महसूस करेंगी और उसमें चलने का प्रयत्न करती हैं। उसमें अगर उनके पास ऑप्शन हो कि वो नर्म इस्पात में चले तो वो बिल्कुल उसी ऑप्शन को चयन करने वाली हैं और उस पाथ पे चलने वाली हैं। उसमें चलना उनको सुटेबल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ नर्म इस्पात लगाता हूँ, मैं सॉफ्ट आयरन लगाता हूँ। और इससे क्या हो जाता है, मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसमें जाती है। और जब इसमें जाती है तो फिर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैक्सिमम इसमें जाती है, तो हम पूरी ऊर्जा को मैं दूसरे में ट्रांसफर कर पाता हूँ। तो बेसिकली जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि पहले में जो वोल्टेज था वो क्या था,
वो ईएमएफ क्या था, वो क्या था डी फाई अपॉन डी टी, यानी N1 डी फाई अपॉन डी टी, और दूसरे में जो था वो क्या था N2 डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है ना। और इस N1 N2 को मैं घटा बढ़ा के क्या कर सकता हूँ, यदि N2 का मान अधिक हो जाएगा तो दूसरे वाले कॉइल में वोल्टेज अधिक हो जाएगा, यदि N2 का मान कम हो जाएगा N1 से तो दूसरे वाले कॉइल में वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। तो आप दो नाम सीखेंगे। आप क्या क्या सीखेंगे यहाँ पे, आप सीखेंगे कि एक होता है स्टेट अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है, स्टेट अप ट्रांसफार्मर, स्टेट अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो जब भी वोल्टेज को बढ़ाने की बात हो गई, यानी प्राइमरी कॉइल में जो नंबर्स ऑफ टर्न होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, और जो दूसरा कॉइल होगा ना N2, जो दूसरी वाले कॉइल सेकेंडरी कॉइल होगा उसमें फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं, इसमें कम और इसमें ज्यादा, ठीक है ना। तो ये फिगर किसके लिए है, ये स्टेट अप ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर के लिए। अगर मैं फिर कह दूं सेम यही कि स्टेप डाउन, यानी जहां वोल्टेज घटाया जाता है, क्या कहूंगा, स्टेप डाउन। स्टेट अप को मैं क्या कहता हूं, उच्चाची ट्रांसफार्मर कहता हूं, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करता है, यानी कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, प्राथमिक कुंडली जो होती है इनमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है, यानी N1 में ज्यादा संख्या होती है फेरों के। पहले वाली कुंडली में जो N1 का मान होगा वो ज्यादा होगा, और दूसरे वाले कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो कम होने वाली है। इसका फिगर मैं बनाऊं तो दूसरे वाले में कम फेर है और पहले वाले में ज्यादा फेर है। बीच में ऐसी लाइन जो मैं खींचता हूँ ये माइल्ड जो सॉफ्ट आयरन है उस प्लेट को दिखाता है, यानी कोर को दिखाता है। तो ये वाला फिगर किसके लिए, स्टेप डाउन के लिए। और जो ये वाला फिगर में बनाया था कि पहले में फेरों की संख्या कम और दूसरे में ज्यादा, ठीक है ना। तो ये किसके लिए था, ये N1 इज लेस देन N2, ये स्टेट अप के लिए था, ये स्टेप डाउन के लिए हो गया। यानी ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए और ये वोल्टेज घटाने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है हमने ट्रांसफार्मर ठीक ठाक पढ़ लिया। और जो बेसिकली आपको याद होना चाहिए वो यही याद होना चाहिए कि E1/E2 इक्वल टू N1/N2 होता है। d5/dt तो कट जाता है, यानी E1/E2 वोल्टेज पहले में वोल्टेज दूसरे में इक्वल टू फेरों की संख्या पहले में फेरों की संख्या दूसरे में का दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। मैं एक दूसरे को बदल के एक दूसरे को बढ़ा घटा के मैं वोल्टेज का मान बढ़ा घटा सकता हूँ, ठीक है ना। जो तो सबसे अहम बात ये कि इसका उपयोग क्यों होता है, तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की कि हाँ जो ट्रांसफार्मर होता है उसका बेसिक उपयोग क्या होता है, कि जो सबसे बेसिक उपयोग तो ये कि प्रॉपर कोई डिवाइस होती है वो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे भी काम करती है, वहां उसको वही वोल्टेज देना पड़ता है, ये तो ठीक ही है। लेकिन सबसे जो ब्रॉड इसका यूज है वो ट्रांसमिशन में है। ट्रांसमिशन में हमारा उद्देश्य होता है कि मैं पहले तो वोल्टेज बढ़ाऊं, वोल्टेज बढ़ा देने से धारा का मान कम हो जाता है और जो रास्ते में हीट का लॉस होने वाला है वो कम होने वाला है। फिर जब मुझको उसको यूज करना है तो फिर वो उतने हाई वोल्टेज पे कोई डिवाइस काम नहीं करेगी, तो फिर वोल्टेज रिड्यूस करना है तो मैं फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाऊंगा जो क्या कर लेगा, वोल्टेज को फिर से कम कर देगा और मैं उसका आसानी से रियल लाइफ पे यूज ले लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। बहुत बहुत धन्यवाद।